हेलो एवरीवन। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर मशीन फाउंडेशन सॉइल मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। चलो चलो तो भैया सभी लोग आ गए हैं तो स्टार्ट करते हैं मशीन फाउंडेशन हमारा, ठीक है। हाँ जी, सॉइल सॉइल मैकेनिक्स के अंदर आपका ये मशीन फाउंडेशन टॉपिक है। इस मशीन फाउंडेशन को अपन कवर अप करेंगे आज, ठीक है। चलो, मशीन फाउंडेशन आपका क्या होता है, जैसे जनरली हमने जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग को कवर अप किया था तो उसके अंदर हमने स्टैटिक लोड की बात की थी। हमारा जो फाउंडेशन था उसके ऊपर हमारा स्टैटिक लोड लोड आ रहा था, ठीक है। तो अरे यार, तुम ऐसे 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 कमेंट मत करो यार, अब तो मुझे भी हंसी आने लग गई है। बस यही समझ लो कि जब हमारे दिमाग के अंदर डेटा और सारी चीजें जब चलने लगे तो सिलेक्शन के हम बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमारे दिमाग में डेटा चलना चाहिए। हम सोएं या जागें या कुछ भी करें, बस हमारे दिमाग में डेटा जो है वो चलते रहना चाहिए, ठीक है। चलो, तो समटाइम्स ऐसा देखा जाता है कि हमारा जो फाउंडेशन होता है उस फाउंडेशन के ऊपर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है डायनामिक लोड। क्या देखने को मिलता है, हमें हमें डायनेमिक लोड देखने को मिलता है। और जब हमारे फाउंडेशन के ऊपर क्या आता है, डायनेमिक लोड आता है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, मशीन फाउंडेशन हम बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं हम मशीन फाउंडेशन यहां पर बोल देते हैं, ठीक है। तो डायनामिक लोड जो आपका है वो हमारा एक्ट करेगा किसके ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर, ठीक है। चलो, तो मशीन फाउंडेशन जो हमारा होता है वो हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ फाउंडेशन हो जाता है, जो कि हमें, जो हमारी मशीन्स होती हैं या मशीन टूल्स होते हैं या हैवी इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, इनके लिए हमें मशीन फाउंडेशन डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, मशीन फाउंडेशन हमें डिजाइन करना पड़ता है। और मशीन फाउंडेशन हम जो यहाँ पे डिजाइन करेंगे तो हम इसको डिजाइन करते हैं किसके लिए, डायनामिक लोड के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं। किसके लिए डिजाइन करेंगे हम इसको डिजाइन करेंगे डायनामिक लोड के लिए, क्योंकि जो इसके ऊपर मशीन आपकी माउंटेड होगी उससे क्या होगा, हमें फाउंडेशन के ऊपर शॉक और वाइब्रेशंस देखने को मिलेंगे। और यही जो शॉक और वाइब्रेशंस होते हैं यही आपके डायनामिक फोर्स को यहाँ पे क्या करते हैं, आपको फाउंडेशन के ऊपर क्रिएट करते हैं। तो इसी डायनामिक फोर्सेस को हमें क्या कराना है, रजिस्ट कराना है। तो हम क्या करेंगे, हम मशीन फाउंडेशन को यहाँ पर डिजाइन करेंगे, ठीक है। समझना, अब डायनामिक लोड जो आपका है, जैसे आपने पढ़ा था नॉर्मल फाउंडेशन जो हमारा ऑर्डिनरी फाउंडेशन होता है उस पे जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड आता है, सुपर स्ट्रक्चर का लोड हमारा जो फाउंडेशन होता है वो एक सपोर्टिंग सॉइल को ट्रांसफर कर देता है। यहां पे अगर बात की जाए कि हमारा जो डायनामिक लोड आ रहा है फाउंडेशन के ऊपर, वो डायनामिक लोड को फाउंडेशन कैसे ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। यहां पे भी आपको इस डायनामिक लोड को क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसमिट करना पड़ेगा। कैसे ट्रांसमिट होगा, तो डायनामिक लोड ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन and their effect on the strata below can determine using the principle of soil dynamics and theory of vibration। मतलब जो डायनामिक लोड आ रहा है जो फाउंडेशन के द्वारा ट्रांसमिट किया जाएगा, किसको ट्रांसमिट किया जाएगा, जो हमारे फाउंडेशन के नीचे स्ट्रेटा होगा, तो उसके ऊपर कितना इफेक्ट आने वाला है इस डायनेमिक लोड का, उस इफेक्ट को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हम प्रिंसिपल ऑफ सॉइल डायनामिक्स का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सॉइल डायनामिक्स का यूज करेंगे। और हम थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम डिटरमाइन करने वाले हैं कि बिलो द स्ट्रेटा जो हमारा है उसके ऊपर कितना इफेक्ट आएगा हमारे डायनामिक लोड का, ठीक है। आगे अगर बात करें तो आगे अपन यहां पे बात करेंगे कि ये जो हम डायनामिक लोड आ रहा है और इस डायनामिक लोड को ट्रांसमिट करने के लिए जो हम फाउंडेशन डिजाइन कर रहे हैं, तो भाई ऐसी कौन सी वो मशीन्स हैं जिनके लिए आप मशीन फाउंडेशन को डिजाइन करोगे। तो हम सबसे पहले टाइप ऑफ मशीन्स की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमारी रेसिप्रोकेटिंग मशीन होती है जिसके लिए आपको मशीन फाउंडेशन डिजाइन करना है। ये जो रेसिप्रोकेटिंग मशीन आपकी होती है इस मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, क्या प्रोड्यूस किया जाता है, पेरियोडिक अनबैलेंस्ड फोर्स।
क्या प्रोड्यूस किया जाता है? पेरियोडिक अनबैलेंस्ड फोर्स आपका यहां पर प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि आपके जो स्टीम इंजन होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाएगा? पेरियोडिक अनबैलेंस्ड फोर्स आपका यहां पे जनरेट किया जाएगा। तो यह रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स की कैटेगरी में आती हैं। ये मशीन जो आपकी होती है किस कैटेगरी में आएंगी? रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स की कैटेगरी में आपकी आएंगी, ठीक है। और इन मशीन्स की जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है, क्या होती है? इन मशीन्स की जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है वो आपको क्या देखने को मिलेगी? यूजुअली लेस देन 600 रेवोल्यूशन पर मिनट। क्या देखने को मिलेगा आपको? 600 आरपीएम आपको देखने को मिलेगा इन मशीन्स का, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पे ये आपकी रेसिप्रोकेटरी मशीन आपकी है, रेसिप्रोकेटिंग मशीन आपकी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये जो क्रैंक शाफ्ट होता है, यहाँ पे मशीन के अंदर का जो प्रिंसिपल है इसके अंदर क्रैंक शाफ्ट होता है। तो जो रोटरी मोशन आपका होता है ना, क्रैंक का जो रोटरी मोशन होता है ये आपका क्या होता है इसके अंदर? ये कन्वर्ट आपका हो जाता है ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर, ठीक है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? आपका ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर आपका कन्वर्ट यहाँ पर हो जाता है। और हम जब इसके लिए फाउंडेशन को यहाँ पे डिजाइन करेंगे तो हम यहाँ पे फाउंडेशन को डिजाइन करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस के लिए। इसके लिए अनबैलेंस्ड फोर्सेस के लिए हम यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग मशीन कहलाता है, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग मशीन के अंदर आपको एक चीज याद रखना है कि रेसिप्रोकेटिंग जो मशीन आपका होता है, पेरियोडिक अनबैलेंस्ड फोर्स आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है। क्या होने वाला है? पेरियोडिक अनबैलेंस्ड फोर्स आपका यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है। जैसे कि स्टीम इंजन जो आपके होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और जो ऑपरेटिंग स्पीड आपकी होती है इन मशीन्स की वो आपकी 600 आरपीएम से कम होती है। क्या होती है? 600 आरपीएम से आपकी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारा इंपैक्ट मशीन आता है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? इंपैक्ट मशीन आता है। और इंपैक्ट मशीन के द्वारा हमारे फाउंडेशन पर इंपैक्ट लोड को प्रोड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है? इंपैक्ट लोड को प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो फॉरगिंग हैमर्स जो हमारे होते हैं, फॉरगिंग हैमर्स जो हमारे होते हैं, ये हैमर्स क्या करेंगे? ये हैमर्स यहां पर इंपैक्ट लोड को क्रिएट करेंगे। आप यहां पे देख सकते हो इस तरीके का आपका अरेंजमेंट है ये, ठीक है। फॉरगिंग हैमर्स आपके जो हैं ये आपके इंपैक्ट लोड को यहां पर क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। अच्छा, ये जो स्पीड ऑफ ऑपरेशंस की अगर मैं बात करूं तो स्पीड ऑफ ऑपरेशंस आपका जो यहां पे रहेगा यूजुअली 60 टू 150 बिलोज पर मिनट। मतलब 1 मिनट के अंदर 60 टू 150 बिलोज ये यहाँ पे आपको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट इंटरवल के अंदर डायनामिक लोड जो आपका होता है वो अपने पीक को यहाँ पे क्या कर लेता है? पीक को अटेंड कर लेता है। तो सेकंड टाइप ऑफ मशीन हमारी इंपैक्ट मशीन होगी जिसके अंदर आपका मशीन के द्वारा इंपैक्ट लोड को प्रोड्यूस किया जाएगा। तो मतलब ऐसी मशीन जो इंपैक्ट लोड को प्रोड्यूस कर रही हैं उनके लिए भी आप मशीन फाउंडेशन को क्या करोगे? मशीन फाउंडेशन को आप डिजाइन करोगे, ठीक है। थर्ड अगर अपन जाएं तो थर्ड हमारा यहां पर होता है रोटरी मशीन। कौन सा होता है? हमारा रोटरी मशीन होता है। और ये जो रोटरी मशीन होती है ये हमारी हाई स्पीड मशीन होती है। रोटरी मशीन हमारी क्या होती है? रोटरी मशीन हमारी हाई स्पीड मशीन होती है, ठीक है, ठीक है। रोटरी मशीन हमारी क्या होती है? हाई स्पीड मशीन होती है। जैसे कि हमारे जो टर्बो जनरेटर्स होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? जो हमारे टर्बो जनरेटर्स होते हैं, जो हमारे रोटरी कंप्रेसर होते हैं, क्या होते हैं? जो हमारे रोटरी कंप्रेसर होते हैं, जिनकी स्पीड की अगर बात की जाए तो इसका जो आरपीएम रहेगा वो आपका 3000 आरपीएम से ज्यादा आपका रहने वाला है। और यह आपका 12,000 आरपीएम तक जाएगा। कहां जाएगा? 12,000 आरपीएम तक जाएगा, ठीक है। तो 3000 आरपीएम से 12,000 आरपीएम तक आपको स्पीड देखने को इसकी मिलेगी। तो ये हाई स्पीड मशीन्स होती है। इस कैटेगरी के अंदर आपके टर्बो जनरेटर एंड रोटरी कंप्रेसर्स आएंगे। तो ये 3 टाइप्स की आपकी मशीन है मेनली बेसिकली, ठीक है, जिसके लिए आपको क्या करना है? जिसके लिए अपने को डिजाइन करना है मशीन फाउंडेशन, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात की जाए कि जो रोटेटिंग मशीन हमारी होती है, ये देख रहे हो आप, ये हमारी रोटरी मशीन से, तो जो हमारी रोटेटिंग मशीन हमारी होती है फ्रीक्वेंसी और स्पीड के बेसिस पर अगर इनका क्लासिफिकेशन किया जाए तो अगर वेरी लो स्पीड मशीन की अगर बात की जाएगी तो ये लेस देन हमें 100 आरपीएम देखने को मिलेगा।
लो स्पीड मशीन की अगर बात करेंगे तो 100 टू 500 आरपीएम हमें देखने को मिलेगा स्पीड। मीडियम स्पीड जो मशीन हमारी होगी ये हमारी 500 से 1500 आरपीएम के बीच में स्पीड देखने को मिलेगी। मॉडरेटली जो हाई स्पीड मशीन आपकी होगी वो आपकी 500 से 3000 के 3000 आरपीएम आपको स्पीड देखने को मिलेगा। और हाई स्पीड जिसकी अपन ने यहाँ पे बात की है ये आपका ग्रेटर देन आपको 3000 आरपीएम देखने को मिलेगा। तो रोटेटिंग मशीन जो आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड हमने ये क्लासिफिकेशन किया है, वेरी लो स्पीड, मीडियम स्पीड, मॉडरेटली हाई स्पीड एंड हाई स्पीड मशीन। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है किसका, रोटेटिंग मशीन्स का। इन सभी मशीन्स के लिए आप यहां पे क्या करोगे, इन मशीन्स के लिए आप डिजाइन करोगे मशीन फाउंडेशन को। ठीक है, अब अपन कितने टाइप के मशीन फाउंडेशंस जो हैं यहां पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप होता है वो होता है हमारा ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन। कौन सा होता है हमारा, ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन होता है। इसके अंदर आप ये फिगर देख पा रहे होगे, ये हमारा ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन है। ये हमारा क्या है, ब्लॉक टाइप मशीन फाउंडेशन है। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा फाउंडेशन होता है, ठीक है, ये आप देख रहे होगे, ये हमारी फुटिंग स्लैब यहाँ पे हो जाएगी, ये हमारे होगा फाउंडेशन जो होगा। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको पेडेस्टल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको पेडेस्टल देखने को मिलेगा। तो ये लिखा है फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ अ पेडेस्टल। फाउंडेशन जो हमारा होगा इस पर आपको पेडेस्टल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पेडेस्टल आपका है ये आपका फुटिंग के ऊपर रेस्ट करेगा। ठीक है, फुटिंग के ऊपर आपका रेस्ट करेगा। ठीक है, और इसका आप देखोगे तो आपको लार्ज मास देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी स्मॉल होगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आपकी होगी वो आपकी यहाँ पर स्मॉल होगी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी क्या कहलाती है। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपका कम रहने वाला है और मास आपका जो रहेगा, मास आपका ज्यादा रहेगा। फुटिंग के ऊपर डायरेक्टली हमारा पेडिस्टल रेस्ट करेगा और पेडिस्टल के ऊपर आपका जो रहेगा वो मशीन आपकी रेस्ट करने वाली है। इस टाइप के फाउंडेशन को हम ब्लॉक टाइप फाउंडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बॉक्स और कैसन टाइप मशीन फाउंडेशन आता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम बीच में एक कंक्रीट बॉक्स यहाँ पर बना देते हैं। क्या करते हैं, एक बॉक्स को यहाँ पे बना दिया जाता है। ठीक है, जैसे बॉक्स टाइप फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ होलो कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, मतलब आप ऐसा भी लिख सकते हो यहाँ पे कि ये आपने होलो कंक्रीट ब्लॉक इसके अंदर बना दिया है। अब ये होलो कंक्रीट ब्लॉक जो अपन ने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इस कंक्रीट ब्लॉक को बनाने से हुआ क्या, इस कंक्रीट ब्लॉक को बनाने से जो हमारे फाउंडेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पेडेस्टल नहीं पता भाई, पूरा आरसीसी कंप्लीट हो गया है, उसके बाद पेडेस्टल नहीं पता कि पेडेस्टल क्या होता है। कॉलम और पेडेस्टल नहीं पता आपको। लीस्ट लेटरल डायमेंशंस अगर 3 टाइम से हमारा इफेक्टिव लेंथ अगर हमारा 3 टाइम ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम है तो पेडेस्टल कहलाता है, ग्रेटर देन होता है तो कॉलम कहलाता है। ठीक है, तो आपका जो बॉक्स और कैसन टाइप मशीन फाउंडेशन होता है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ठीक है, एक होलो कंक्रीट ब्लॉक को अपन बना देंगे जिससे नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ जाएगी और जो मास होगा, ठीक है, फाउंडेशन का जो मास होगा वो आपका कम हो जाएगा। पहले वाले में क्या था, मास ज्यादा था, फ्रीक्वेंसी कम थी, लेकिन सेकंड वाले के अंदर हमने मास को कम कर दिया और फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या किया, फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टाइप हमारा जो होता है वो हमारा वॉल टाइप मशीन फाउंडेशन होता है। कौन सा होता है, वॉल टाइप मशीन फाउंडेशन होता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि ये जो आप देख पा रहे होगे ये पेयर ऑफ वॉल्स को यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, पेयर्स ऑफ वॉल आप यहां पर बनाओगे। ठीक है, पेयर ऑफ वॉल आप यहां पे बनाओगे। ठीक है, और इसके टॉप पर आप बोल सकते हो, ठीक है, इसके टॉप पे आप क्या बोलोगे, ये जो वॉल्स आपकी हैं इसके टॉप पर आपका क्या होगा, आपका टॉप स्लैब होगा। इसके टॉप पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको टॉप स्लैब देखने को मिलेगा। और इस टॉप स्लैब के ऊपर, इस टॉप स्लैब के ऊपर आपका जो मशीन होगा वो मशीन आपका क्या होगा, रेजिस्ट होगा। ठीक है, मतलब रेस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है,
ये जो आपका फाउंडेशन होता है, मतलब कि जो बॉल टाइप मशीन फाउंडेशन आपका होता है, इसको हम होमोजेनियस मटेरियल के लिए, मतलब इस फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन हम होमोजेनस मटेरियल के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? होमोजेनस मटेरियल के लिए करेंगे। और जो हमारी स्मॉल स्मॉल साइज ऑफ मशीन्स हमारी होती है, क्या होती है? जो हमारी स्मॉल साइज ऑफ मशीन्स होती हैं, तो स्मॉल साइज ऑफ मशीन्स के लिए इस फाउंडेशन को अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमारा बॉल टाइप मशीन फाउंडेशन कहलाता है, जिसके अंदर हम दो पेयर ऑफ बॉल्स को बनाते हैं। इसका जो टॉप रहेगा, टॉप पर एक स्लैब आपकी रेस्ट करेगी, उस स्लैब के ऊपर आपका स्मॉल साइज ऑफ मशीन आपका रेस्ट करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेम टाइप मशीन फाउंडेशन होता है, और फ्रेम टाइप मशीन फाउंडेशन के अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर आपको वर्टिकल कॉलम्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? आपको वर्टिकल कॉलम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? आपको हॉरिजॉन्टल फ्रेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो फ्रेम टाइप के अंदर आपका वर्टिकल कॉलम्स होता है, और आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्रेम आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके इन कॉलम्स के टॉप पर आपका होगा। ठीक है। इस टाइप का जो फाउंडेशन आपका होता है, इस टाइप का जो फाउंडेशन आपका होता है, ये लार्जर मशीन्स के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए यूज किया जाता है, यह आपके लार्जर मशीन के लिए यूज किया जाता है। इसके लिए यूज किया जाता है, लार्जर मशीन के लिए यूज किया जाता है। वो जो मशीन आपकी होती है, वो टॉप ऑफ द फ्रेम आपका रेस्ट करता है। मशीन जो आपका होगा, वो मशीन आपका टॉप ऑफ द फ्रेम आपका क्या होता है? टॉप ऑफ द फ्रेम आपका रेस्ट करता है। ठीक है। याद रखना, इसका ये जो वर्टिकल मेंबर होगा, वर्टिकल मेंबर हमारा क्या हो गया? कॉलम। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गया, वो हमारा हो गया फ्रेम। तो फ्रेम और कॉलम, इन दोनों को हम डिफरेंट मटेरियल से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेम मटेरियल यहां पे यूज नहीं होगा, आपका डिफरेंट मटेरियल यहां पर यूज होगा। ठीक है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट हमारा आता है नॉन रिजिड और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ मशीन फाउंडेशन। ठीक है। इस तरीके का हमारा नॉन रिजिड और फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ मशीन फाउंडेशन बनता है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक आपका फुटिंग स्लैब यहाँ पे है, और इसके ऊपर डायरेक्टली आपका जो है वो मशीन आपका रेस्ट करता है। ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जहाँ पे शॉक एंड वाइब्रेशन आपको कम देखने को मिल रहे हैं, आप वहां पे डायरेक्टली यहाँ पे मशीन जो है वो आप रेस्ट कर सकते हो, इस तरीके की आप स्लैब बना। ठीक है। तो ये हमारे फाउंडेशन के जो टाइप्स थे, वो टाइप्स अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे सुटेबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कब हम किस टाइप के फाउंडेशन को यहाँ पर क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। जैसे हमारी जो मशीन होती है, अगर हमारी मशीन के द्वारा पेरियोडिकल इंपल्सिव फोर्स जो आपका है, पेरियोडिकली इंपल्सिव फोर्स जो आपका है एट लो स्पीड आपका आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इस केस में? ब्लॉक टाइप फाउंडेशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ब्लॉक टाइप फाउंडेशन का यूज करते हैं। और जो हमारा फ्रेम्ड टाइप फाउंडेशन होता है, इसको जनरली यूज किया जाता है हाई स्पीड जो हमारी मशीन होती है ना, जो रोटेटिंग टाइप हमारी मशीन होती है, तो रोटेटिंग टाइप मशीन, जो रोटेटिंग टाइप मशीन आपकी होती है, ठीक है, रोटेटिंग टाइप मशीन होती है, उनके लिए हम फ्रेम्ड टाइप फाउंडेशन को यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं, फ्रेम्ड टाइप फाउंडेशन को यूज करते हैं। ठीक है। तो यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आता है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बन सकता है, पूछा जा सकता है कि किस केस के अंदर आप कौन से फाउंडेशन का यूज करोगे। ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी चीज, जो आपने नॉन रिजिड टाइप का पढ़ा है, उस केस में क्या होता है कि कुछ मशीन ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही कम डायनामिक लोड को प्रोड्यूस करेंगी। क्या करेंगी? बहुत ही कम डायनामिक फोर्सेस या लोड को प्रोड्यूस करेंगी। तो हमें फाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आपकी लेथ मशीन होती है ना, लेथ मशीन आप जानते होंगे। तो जो लेथ मशीन आपकी होती है, बहुत ज्यादा डायनामिक फोर्सेस को ये प्रोड्यूस नहीं करती है। तो इस केसेस के अंदर हम मशीन फाउंडेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है। तो ऐसी मशीन जो कि आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ डायनामिक फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, ऐसी मशीन्स को हम क्या करते हैं? जो हमारी फ्लोर होती है, उस फ्लोर के साथ हम डायरेक्टली बोल्टेड कर देते हैं। ठीक है। डायरेक्टली हम बोल्ट से कनेक्ट कर देते हैं। फ्लोर्स पर डायरेक्टली ही क्या किया जाता है? बोल्ट से हम इसको क्या कर देते हैं? रेस्ट करा देते हैं। इसके लिए हम मशीन फाउंडेशन को नहीं बनाएंगे। इसको नहीं बनाएंगे, हम मशीन फाउंडेशन को नहीं बनाएंगे। क्लियर? क्लियर यहां तक? ठीक है।
चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे वाइब्रेशन एनालिसिस अपने को करना है। तो कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, उन बेसिक टर्म्स को आपको याद रखना है। बेसिक टर्म से आपका जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। जैसे सबसे पहले आपका आता है कि वाइब्रेशन आपका क्या कहलाता है। ठीक है, वाइब्रेशन आपका क्या कहलाता है, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीलेशन ऑफ द पार्ट ऑफ अ फ्लूइड और इलास्टिक सॉलिड हुज इक्विलिब्रियम हैज बीन डिस्टर्ब्ड। हमारा जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, ठीक है, तो किसी भी फ्लूइड का पार्ट हो गया, इलास्टिक सॉलिड का पार्ट हो गया जो कि इक्विलिब्रियम में है, अगर वो डिस्टर्ब्ड हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, हमारा वाइब्रेशन कहलाएगा। ठीक है, अब वाइब्रेशन के बाद अगली जो टर्म आपसे पूछी जाएगी वो आपसे पूछी जाएगी पीरियड। पीरियड आपका क्या कहलाता है, तो पीरियड को आप टी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, पीरियड को आप क्या करते हो, पीरियड को आप टी से रिप्रेजेंट करते हो। और पी आपका क्या होता है, जो आपका मोशन आपका होता है। ठीक है, जो टी आपका होता है वो क्या होता है, जो आपका मोशन होता है। इफ मोशन रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल, जो हमारा मोशन है अगर अपने आप को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रिपीट कर रहा होगा, तो इसको आप पेरियोडिक मोशन बोलोगे। आप इसको क्या बोलोगे, आप इसको पेरियोडिक मोशन बोलोगे। और यहां पर जो टाइम आपका है, जो टाइम आपका है, इलेप्स्ड टाइम आपका है, ठीक है, जो कि मोशन को रिपीट करा रहा है, तो वो आपका पीरियड कहलाएगा। पीरियड ऑफ वाइब्रेशन आपका कहलाएगा कि कितने टाइम के अंदर ये वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर, ये क्या कहलाएगा, आपका पीरियड ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा। ठीक है, क्लियर, यहां पे याद रखना कि जो पीरियड हमारा होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी, सॉरी ऐसा बोल दिया, उल्टा बोल दिया। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, पीरियड का रेसिप्रोकल आपका फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होगा, पीरियड का रेसिप्रोकल आपका फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, अगर अपन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव को इंक्रीज करेंगे तो पीरियड ऑफ वेव क्या होगा, हमारा पीरियड ऑफ वेव हमारा यहाँ पर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द पीरियड, तो पीरियड आपको याद रखना है कि पीरियड आपका क्या कहलाता है यहाँ पे। नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट टर्म आपसे पूछी जाएगी साइकिल। साइकिल आपका क्या कहलाता है, हाँ, मोशन कंप्लीटेड ड्यूरिंग अ पीरियड। पीरियड के दौरान जो आपका मोशन कंप्लीट होता है, तो एक मोशन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका साइकिल कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका साइकिल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या कहलाएगी। अभी आपने यहाँ पे भी देखा कि फ्रीक्वेंसी जो आपका होता है यह आपके पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, तो इन अ यूनिट ऑफ टाइम कितना नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मोशन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मोशन, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मोशन इन अ यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मोशन आपके कंप्लीट हो रहे हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बात करूं तो आगे आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपका क्या कहलाता है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप कैसे डिफाइन करोगे, आप बोलोगे इफ एन इलास्टिक सिस्टम वाइब्रेट अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इनहेरेंट इन द सिस्टम एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, द फ्रीक्वेंसी विथ विच इट वाइब्रेट इज इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जो आपका है वो यहाँ पे क्या है, एब्सेंस है। और फिर जो हमारा इलास्टिक सिस्टम है जो कि एक्शन ऑफ फोर्स पर क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी होगी यहाँ पे वाइब्रेट की, वो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर फोर्स्ड वाइब्रेशन आता है। फोर्स्ड वाइब्रेशन के पहले अगर मैं बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक आपका फ्री वाइब्रेशन भी होता है। क्या होता है, फ्री वाइब्रेशन भी होता है। अब फ्री वाइब्रेशन आपका क्या कहलाता है, फ्री वाइब्रेशन क्या कहलाता है, जैसे एक चीज को समझना, आपने जनरली देखा कि अभी हमारा बारिश का मौसम है,
अगर हम कंटिन्यूअसली क्या होते हैं बारिश के अंदर, अगर आधे एक घंटे तक हम भीग जाते हैं, तो भीगने के बाद आपने देखा होगा हल्का सा सीवरिंग हमें होता है, हल्का सा जो होता है ठंड हमें लगने लग जाती है, हम ऐसे कांपने लग जाते हैं। ठीक है, एक तो वो कंडीशन हो गई। ठीक है, कि आप भीगे हो जिस वजह से आपको ठंड लगना चालू हो गई, आप कांपना चालू कर दिए। एक आपने देखा होगा कि ना तो आप गीले हुए हो ना कुछ भी हुआ है, फिर भी आपको ठंड लग रही, फिर भी आप कांप रहे हो रहा है ना ऐसा? ऐसा होता है? जल्दी बताओ, ऐसा होता है आपके साथ? ऐसा हुआ है? देखो मेरे साथ हुआ है तो मैं ये एग्जांपल आपको शेयर कर रहा हूं, ऐसा हुआ है ना? तो यहाँ पे वाइब्रेशन भी समझना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैंने ये एक्सटर्नल फोर्स लगाया, समझना ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इसके अंदर वाइब्रेशन आना चालू हो गए। अब ये एक्सटर्नल फोर्स को मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन इसके अंदर वाइब्रेशन जो है वो कंटिन्यू है। वाइब्रेशन आपका क्या है? वो आपका वाइब्रेशन कंटिन्यू है। तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा फ्री वाइब्रेशन। अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं है इसके ऊपर, ये अपने आप से ही वाइब्रेट हो रही है, अपने आप से ही क्या हो रहा है, इसके अंदर वाइब्रेशन आ रहा है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? फ्री वाइब्रेशन कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? फ्री वाइब्रेशन कहलाएगा। लेकिन अगर मैं फोर्स्ड वाइब्रेशन की यहां पे बात करूंगा, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन आपका तभी आएगा जब मैं कंटिन्यूअसली इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके रखूंगा। ठीक है, क्लियर? तो जो अभी आपको एग्जांपल दे रहा था ना मैं कि भाई बारिश के अंदर आप भीग गए हो, बारिश के अंदर आप भीग गए हो, आपने अपने आप को ड्राई कर लिया, उसके बाद भी आप कांप रहे हो, तो एक्सटर्नल फोर्स आपका लगा, वाइब्रेशन आया, आपने इस फोर्स को हटा दिया, फिर भी वाइब्रेशन आपके कंटिन्यू। दूसरी कंडीशन, ना तो आप भीगे ना कुछ भी हुआ, फिर भी आप कांप रहे हो, ये आपका फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, ये दोनों कंडीशन आपकी फ्री वाइब्रेशन की है। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली इसके ऊपर फोर्स आ रहा है और ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ये आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन कहलाएगा। ठीक है, रहेगा याद दोनों? फ्री वाइब्रेशन और फोर्स्ड वाइब्रेशन दोनों ही आपको याद रहेंगे? जल्दी से बता दें। चलो, नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहां पे, नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की। इसकी बात करेंगे अपन, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की बात करेंगे। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपका जो होता है वो क्या कहलाता है, समझना। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट नेसेसरी टू डिस्क्राइब द मोशन। अगर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और यही जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट आपके हैं, जिसको अपने को जरूरत पड़ रही है मोशन को डिस्क्राइब करने की, इसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एक सिस्टम की बात करें तो एक सिस्टम के अंदर आपको सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बोलते हैं। MDOF बोलेंगे। क्या बोलेंगे? MDOF बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर हमें मोशन को डिस्क्राइब करना है तो हमें इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, नेसेसरी इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो यही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो आपके होते हैं, इन्हीं को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। अगर एक सिस्टम के अंदर सेवरल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो हम उसको मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बोलेंगे, MDOF बोलेंगे। क्या बोलेंगे? MDOF बोलेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हमारा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हो गया है। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, इस पेंडुलम के अंदर आप देखोगे दैट इज द 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हमारा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसके अंदर आप देख सकते हो ये दो स्प्रिंग्स आपकी हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशंस, दो स्प्रिंग्स आपकी हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स देखने को मिलेंगे, n इक्वल्स टू 2 आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 1 2 3, ये आपका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ठीक है, और ये आपका जो एक इलास्टिक रॉड आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, ये आप इलास्टिक रॉड देख रहे हो, तो इसके पास आप बोल सकते हो इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। यहाँ पे एन की जो वैल्यू आपकी जाएगी ना, वो एन की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। क्लियर यहां तक? क्लियर? जैसे हायर स्टडी आप करोगे ना, एमटेक वगैरह आप करोगे ना,
तो उसके अंदर आपको ये मशीन फाउंडेशन का पूरा सब्जेक्ट मिलेगा, जिसको अपन स्ट्रक्चरल डायनामिक्स बोलते हैं। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही है उसके अंदर, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में पहला पेपर आपका यही होगा, स्ट्रक्चरल डायनामिक्स का। चलो आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर अपन बात करें तो एक, अगर हम रिजिड ब्लॉक फाउंडेशन को लेते हैं, किसको लेते हैं, रिजिड ब्लॉक फाउंडेशन को अगर लेते हैं, तो रिजिड ब्लॉक फाउंडेशन के अंदर कितने डिग्री ऑफ हमारे क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो रिजिड ब्लॉक फाउंडेशन जो आपका होता है, तो रिजिड ब्लॉक फाउंडेशन के अंदर आपको 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे आपको, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके होते हैं, इन्हीं को आप मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोलते हो। क्या बोलते हो आप, मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोलते हो। तो ऑल्सो कॉल्ड द मोड ऑफ वाइब्रेशन, मतलब 6 मोड ऑफ वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब 6 मोड वाइब्रेशन आपको जो देखने को मिलेंगे, कैसे देखने को मिलेंगे, पहला याद रखना, ट्रांसलेशन अलोंग जेड एक्सेस, ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सेस, ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सेस, रोटेशन अलोंग जेड एक्सेस, रोटेशन अलोंग वाई एक्स एक्सेस एंड रोटेशन अलोंग वाई एक्सेस। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो आपका होगा वो डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। याद रखना ये चीज, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े तो आप यहां पे देख सकते हो कि जैसे ये रिजिड ब्लॉक हमारा फाउंडेशन है, ये हमारी यहाँ पे जेड एक्सेस हो गई है, ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई है, ये हमारी वाई एक्सेस हो गई है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है, वाई एक्सेस हो गई है। आपने जनरली ये पढ़ा होगा, कहां पे, जैसे अगर मैं बात करूं फ्लूइड मैकेनिक्स की, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपको अगर सर ने पढ़ाया होगा, वो सिप वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, पिचिंग हो रहा है, यॉबिंग हो रहा है, रॉकिंग हो रहा है, ये पढ़ा है ना कॉन्सेप्ट, वो यही है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, अगर याद हो तो, ठीक है, यही है ना। तो इस तरीके के आपके यहाँ पे डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं रिजिड ब्लॉक फाउंडेशंस के अंदर, ठीक है। चलो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीजें हैं, जैसे कि आप ये फिगर नंबर 1 देख रहे हो, इसके अंदर अगर बात करें तो ये प्योर वर्टिकल ट्रांसलेशन इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। बी के अंदर आपको यहाँ पे देखोगे तो प्योर रॉकिंग आपको देखने को मिलेगा। सी वाले फिगर के अंदर अगर आप देखोगे तो साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग एंड रॉकिंग आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपको प्योर टॉर्सनल ऑक्सीलेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो बेसिक टर्म आती है, वो बेसिक टर्म हमारी रेजोनेंस आती है, ठीक है। बेसिक टर्म हमारी क्या आती है, रेजोनेंस आती है। अब रेजोनेंस आपका क्या होता है समझना, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सिटेशन फोर्स कोइंसाइड विथ एनी वन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, मतलब जो हमारा सिस्टम है उसमें किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी जो एक्सिटेशन फोर्सेस हमारे होते हैं उसकी अगर फ्रीक्वेंसी कोइंसाइड कर जाती है तो हमारा रेजोनेंस यहाँ पे अकर्स होगा। क्या होगा, रेजोनेंस हमारा यहाँ पे अकर्स होगा। रेजोनेंस क्या हो गया कि जब हमारा एक्सिटेशन फोर्सेस जो होते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी किसी भी सिस्टम के अंदर किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, अब सिस्टम के अंदर बहुत सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके हैं और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर ये कोइंसाइड कर जाएगी तो रेजोनेंस आपका यहाँ पे अकर्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज फेनोमिना दैट इज बीइंग अवॉइडेड इन मशीन फाउंडेशन, इसी फेनोमिना को हमें मशीन फाउंडेशन के अंदर अवॉइड करना है, ठीक है, जब भी हम डिजाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस जो आपका होता है क्या होता है, इट विल बी द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, किसका, वाइब्रेशंस का, जो कि आपके सिस्टम को एक्सेसिव क्या कर देगा, एक्सेसिव वाइब्रेशन प्रोवाइड करा देगा और आपके सिस्टम को डैमेज कर देगा। क्या करेगा, आपके सिस्टम को डैमेज कर देगा। तो रेजोनेंस जो आपका है वो आपके मशीन फाउंडेशन के अंदर डेवलप नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप मशीन फाउंडेशन को डिजाइन करोगे तो इस चीज को आपको अवॉइड करके चलना है। क्या करना है, आपको अवॉइड करके चलना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का नॉर्मल मोड आपका क्या कहलाता है, तो आप क्या बोलोगे,
when the amplitude of some point of the system vibrating in one of the principal mode is made equal to unity, the motion is called the normal of vibration। कहने का मतलब ये है कि जब जो आपका when the amplitude of some point, किसी पॉइंट का जो एम्पलीट्यूड आपका होता है सिस्टम के अंदर, अगर अपन बात करें कि वो आपका वाइब्रेट हो रहा है इन वन ऑफ द प्रिंसिपल, किसी एक प्रिंसिपल मोड पर आपका वो वाइब्रेटिंग आपका हो रहा है, तो वो आपका इक्वल और यूनिटी आपका होगा, मेड इक्वल टू यूनिटी, वो आपका किसके बराबर होगा, यूनिटी के बराबर होगा। और अगर वो यूनिटी के बराबर है तो जो मोशन आपका यहाँ पे हुआ है उसको आप नॉर्मल ऑफ वाइब्रेशन बोलोगे। क्या बोलोगे आप नॉर्मल ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे बोलोगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारी टर्म यहाँ पे डैम्पिंग आती है। व्हाट इज द डैम्पिंग? तो डैम्पिंग इज एसोसिएटेड विथ एनर्जी डिसिपिएशन। हम डैम्पिंग को यहाँ किसके साथ एसोसिएट करते हैं? डैम्पिंग को एसोसिएट किए जाता है आपका एनर्जी डिसिपिएशन के साथ। किसके साथ? एनर्जी डिसिपिएशन के साथ। एंड अपोज द फ्री वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। और ये जो डैम्पिंग आपका होता है ये फ्री वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम को अपोज करता है। ठीक है, जो आप यहाँ पे बोल सकते हैं इफ द फोर्स ऑफ डैम्पिंग, डैम्पिंग का जो फोर्स आपका है वो प्रोपोर्शनल रहेगा इसकी वेलोसिटी के साथ, तो आप इसको बोलते हो विस्कस डैम्पिंग। ठीक है, ये चीज याद रखना। फोर्स ऑफ डैम्पिंग जो आपका होगा, क्या आपका होगा? फोर्स ऑफ डैम्पिंग जो आपका होगा ये आपका क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा इसकी वेलोसिटी के साथ। क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा इसकी वेलोसिटी के साथ। तो आप इसको विस्कस डैम्पिंग बोलोगे। आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे विस्कस डैम्पिंग। क्या बोलोगे आप? विस्कस डैम्पिंग आप इसको बोलोगे। ठीक है, और अगर मैं ऐसा बोलूं कि इफ इट इज नॉट डिपेंडेंट, अगर ये आपका डिपेंडेंट नहीं है किसके ऊपर? ऑन इट्स मटेरियल प्रॉपर्टी, अगर ये मटेरियल प्रॉपर्टी के ऊपर आपका डिपेंडेंट नहीं है, एंड इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय जियोमेट्री, और अगर ये है कंट्रीब्यूटेड किया जा रहा है जियोमेट्री ऑफ द सिस्टम के द्वारा, तो हम इसको जियोमेट्रिकल डैम्पिंग बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको जियोमेट्रिकल डैम्पिंग बोलेंगे। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमारी थी वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। मशीन फाउंडेशन के अंदर आपको जनरली वाइब्रेशंस जो हैं उनको अपने को देखना है। तो मशीन फाउंडेशन के अंदर दो टाइप के आपके वाइब्रेशंस होते हैं, एक फ्री वाइब्रेशन होता है, एक फोर्स वाइब्रेशन होता है। इन दोनों को मैं आपको अभी डिफाइन कर चुका हूं कि फ्री वाइब्रेशन आपका क्या कहलाता है और फोर्स वाइब्रेशन आपका क्या कहलाता है। जैसे आप डेफिनेशन देखोगे, फ्री वाइब्रेशन अकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के आपके हो जाएंगे। They are occur under the influence of the force in the system itself. But to start free vibration, initially an external force or natural disturbance is required. Initially तो force लगेगा, बाद में जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा भैया? वो force आपका हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे दो टाइप के वाइब्रेशन, एक तो आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन हो जाएगा, एक आपका अनडैम्प्ड वाइब्रेशन हो जाएगा। डैम्पिंग आपको पता चल गया है कि डैम्पिंग आपका क्या कहलाता है। ठीक है, फोर्स वाइब्रेशन आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि फोर्स वाइब्रेशन जो आपका होता है वो कंटिन्यूअस एक्सटर्नल फोर्सेस आपके अप्लाई होंगे, उसकी वजह से आपका फोर्स वाइब्रेशन जो है वो आपका यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, बस आप एक चीज याद रख लेना, ये इक्वेशन जो है अगर आपसे इक्वेशन पूछ ली जाती है तो ये इक्वेशन को आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी है जो मोशन की इक्वेशन आपकी है, मोशन की इक्वेशन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। क्या है आपकी? ये एम डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस सी डी जेड अपॉन डी टी प्लस के जेड इक्वल्स टू एफ टी। ठीक है, तो ये मोशन की इक्वेशन आपकी है। अगर मोशन की इक्वेशन कभी डायरेक्टली पूछ ले एमसीक्यू में तो आप इसको याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मशीन फाउंडेशन की अपन डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से हमें मशीन फाउंडेशन को डिजाइन करना है। अगर एक गुड मशीन फाउंडेशन आपके द्वारा बनाया जाना है तो एक अच्छा मशीन फाउंडेशन कुछ क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। अगर क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आप ऐसा बोल सकते हो कि आपका जो फाउंडेशन है वो सेफ होना चाहिए फ्रॉम बियरिंग कैपेसिटी फेल्यूर। ठीक है, अंडर द स्टैटिक एंड डायनामिक लोड। ठीक है, अगर हमारा स्टैटिक और डायनामिक लोड आ रहा है तो आपका क्या होगा? बियरिंग कैपेसिटी फेल्यूर जो है उसके अंदर आपका सेफ होना चाहिए। अब बियरिंग कैपेसिटी फेल्यूर की अगर बात की जाए तो भैया इसके अंदर दोनों चीजें आपकी कंसीडर हो जाएंगी। कौन कौन सी? एक तो आपका शियर फेल्यूर क्राइटेरिया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको
इन दोनों फेल्यूर क्राइटेरिया की बेसिस पर बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करना सिखाया था। शियर फेल्यूर आपका क्राइटेरिया हो गया और एक आपका सेटलमेंट फेल्यूर हो गया। एक आपका क्या हो गया, एक आपका सेटलमेंट फेल्यूर हो गया। तो शियर फेल्यूर और सेटलमेंट फेल्यूर इन दोनों में आपका मशीन फाउंडेशन क्या होना चाहिए, आपका मशीन फाउंडेशन सेफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मशीन फाउंडेशन आपका सेफ होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि जो सेटलमेंट अगर हो रहा है हमारे फाउंडेशन के अंदर तो ये हमारा जो भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होगी उससे कम होना चाहिए। जो भी हमारी परमिसिबल लिमिट होगी या प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होगी उससे कम होना चाहिए। ठीक है, ये सेकंड क्राइटेरिया हमारा हो गया। थर्ड क्राइटेरिया यहाँ पे क्या बोलता है कि जो हमारा डायनामिक एम्पलीट्यूड है, जो हमारा क्या है, जो हमारा डायनामिक एम्पलीट्यूड है किसका, मशीन फाउंडेशन ऑफ सॉइल सिस्टम का, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये भी हमारा विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट होना चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, डायनामिक एम्पलीट्यूड जो हमारा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जैसे कि अभी आपने एक पॉइंट पढ़ा था बेसिक टर्मिनोलॉजी के अंदर, रेजोनेंस। रेजोनेंस जो आपका था वो मैंने क्या बोला था, जब भी अपन मशीन फाउंडेशन की डिजाइन करेंगे रेजोनेंस को आपको अवॉइड करना है कि रेजोनेंस हमारा यहाँ पे अकर्स ना हो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपका एक गुड मशीन फाउंडेशन जिसके अंदर आपका रेजोनेंस जो है वो रेजोनेंस आपका डेवलप नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारी मशीन फाउंडेशन सॉइल सिस्टम का है वो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मशीन से क्या नहीं होना चाहिए, कॉन्साइड नहीं करना चाहिए। अगर ये कॉन्साइड कर जाएगा तो रेजोनेंस हमारा अकर्स हो जाएगा। ठीक है, इस बात का हमें खास तौर पर ध्यान रखना है जब भी हम मशीन फाउंडेशन को डिजाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं प्रेफरेबली जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, सेंटर ग्रेविटी ऑफ मशीन हमारा होगा लाई इन द सेम वर्टिकल लाइन एज द सेंटर ग्रेविटी ऑफ द फाउंडेशन सिस्टम। हमारा जो फाउंडेशन सिस्टम है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी और जो हमारी मशीन उस फाउंडेशन के ऊपर रेस्ट कर रही है उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी दोनों एक वर्टिकल लाइन के अंदर लाई करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, एक वर्टिकल लाइन के अंदर लाई करनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं जा रही है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं जा रही है। ठीक है, तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्राइटेरिया यहां पर है कि जो हमारा मशीन फाउंडेशन है शुड बी टेकन टू अ लेवल लोअर देन द लेवल ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द एडजेसेंट बिल्डिंग एंड शुड बी प्रॉपर्ली सेपरेटेड। मतलब अगर हमारे पास में कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन का लेवल होगा उस लेवल से नीचे आपको मशीन फाउंडेशन का लेवल रखना है। ठीक है, तो मशीन फाउंडेशन का जो लेवल आपका रहेगा वो आपको क्या करना है, लोअर लेके जाना है, किससे, लेवल ऑफ द फाउंडेशन ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया जो आपका है वो नेक्स्ट क्राइटेरिया आपका ये रहेगा। क्लियर, क्लियर यहां तक। चलो नेक्स्ट और पॉइंट अपन देखते हैं, द वाइब्रेशन इंड्यूस्ड should neither be annoying to the persons nor detrimental to the other structure। मतलब जो वाइब्रेशन यहां पर आने वाले होंगे वो वाइब्रेशन किसी भी पर्सन्स को या फिर स्ट्रक्चर को क्या ना करें, हार्म ना करें। ठीक है, क्या ना करें, हार्म ना करें। तो ये क्राइटेरिया आपको ये भी रखना है। ठीक है, अगला आपको जो क्राइटेरिया याद रखना है वो क्या रखना है, जो हमारा डेप्थ ऑफ वाटर टेबल होगा, क्या होगा, जो हमारा डेप्थ ऑफ वाटर टेबल होगा वो हमें कितना रखना है, एट लीस्ट 1/4 ऑफ द विड्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ वाटर टेबल आपका कहां होना चाहिए, जो हमारा बेस प्लेन होगा उस बेस प्लेन के नीचे कितना, एटलीस्ट 1/4 ऑफ द विड्थ ऑफ फाउंडेशन। इसके नीचे आपका क्या रहना चाहिए, आपका डेप्थ ऑफ वाटर टेबल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, आपका डेप्थ ऑफ वाटर टेबल रहना चाहिए। तो ये सारे के सारे जो क्राइटेरिया अभी आपको बताए हैं, ये सारे के सारे क्राइटेरिया आपके क्या होने चाहिए, ये सारे के सारे क्राइटेरिया आपके सेटिस्फाइड होने चाहिए अगर हम एक मशीन फाउंडेशन को यहां पर डिजाइन कर रहे हैं तो। ठीक है, क्लियर यहां तक, बताएं जल्दी से, क्लियर। चलो नेक्स्ट पर अपन आगे बढ़ते हैं, वाइब्रेशन एनालिसिस करेंगे अपन मशीन फाउंडेशन के अंदर। ठीक है,
तो मशीन फाउंडेशन के अंदर आपको पता है, मशीन फाउंडेशन के अंदर आपको पता है कि भैया डायनामिक लोड आता है, और ये जो लोड आपका डेवलप हो रहा है ये आपको कैसे हो रहा है, वाइब्रेटिंग मोशंस की वजह से हो रहा है, जो कि हमारे फाउंडेशन के नीचे सॉइल होगी, इस सॉइल पर अपन ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। और ट्रांसमिट करना है तो ये जो इफेक्ट आपका आने वाला है इस वाइब्रेशन मोशन का, जो हमारी सॉइल के ऊपर, जो हमारी सॉइल के ऊपर क्या आने वाला है, जो हमारी सॉइल के ऊपर इफेक्ट आने वाला है, इस इफेक्ट को अगर हमें एनालिसिस करना है तो हमें सॉइल डायनामिक्स का प्रिंसिपल लेना पड़ेगा और थ्योरी ऑफ वाइब्रेशंस को यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सॉइल प्रिंसिपल ऑफ सॉइल डायनामिक्स का यूज करना पड़ेगा, और हमें थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ वाइब्रेशंस के कॉन्सेप्ट को भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन थ्योरी ऑफ मशीन फाउंडेशन को अपन यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा मशीन फाउंडेशन है इसके अंदर एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखने को मिल रहा है। जनरली जो हमारा मशीन फाउंडेशन होता है उसके अंदर हमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रांसलेशंस अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस एंड रोटेशन अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये अपन ने अभी देखा था 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखने को मिलते हैं। बट अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं इसके अंदर अपन ने अज्यूम कर लिया कि हमारा मशीन जो फाउंडेशन है उसके अंदर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा है। ठीक है, अब इसके लिए अपन एनालिसिस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे क्या है, ये आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, एनालिसिस क्या करना है, ये जो फाउंडेशन के नीचे हमारी सॉइल है ना, इस पे हमारा कितना इफेक्ट आने वाला है इस वाइब्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, लेट अस से अ मशीन फाउंडेशन इज रेस्ट ऑन द सॉइल मास। हमारा जो मशीन फाउंडेशन है वो डायरेक्टली सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रहा है। नाउ द मास ऑफ द मशीन एंड फाउंडेशन, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मास ऑफ द मशीन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, मास ऑफ मशीन, ठीक है, एंड फाउंडेशन, एंड मास ऑफ फाउंडेशन, ये जो आपका रहेगा ये आपका क्या करेगा, ये आपका डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये क्या करेगा, डाउनवर्ड आपका एक्ट करेगा, और इसको कंबाइंडली हम एम एफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंबाइंडली हम एम एफ बोलेंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो मशीन हमारा है, जो हमारे फाउंडेशन का मास है, इसको अपन ने कंबाइंडली एम एफ यहाँ पे बोल दिया है। क्या बोल दिया, एम एफ यहाँ पर बोल दिया है। ठीक है, तो कंबाइंडली हमारा एम एफ होगा, जो कि हमारा क्या कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो जो भी हमारा ये सिस्टम है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करेगा। क्या करेगा, जो भी हमारा ये सिस्टम है इस सिस्टम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करेगा। ठीक है, वो सॉइल का जो मास होगा, सॉइल का मास जो होगा वो हमारा क्या कर रहा होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। सॉइल का मास क्या कर रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा एक्ट कर रहा होगा। तो सॉइल के मास को अपन यहाँ पे एम एस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं अपन, एम एस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब सॉइल का आपको पता है बिलो ऑफ द जोन हमारी एक्टिव कंडीशन बनती है, या फिर आप बोल सकते हो कि इलास्टिक कंडीशन होती है। तो इलास्टिक एक्शन जो सॉइल का आपका होगा टू द वाइब्रेशन ऑफ सिस्टम, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये आपका डायरेक्टली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ये आपका डिपेंड करेगा स्टिफनेस के ऊपर। किसके ऊपर, स्टिफनेस के ऊपर, जिसको आप स्मॉल के बोलते हैं। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा, स्टिफनेस पर आपको डिपेंड करेगा। बस तो फिर क्या करना है, बस कैलकुलेट अपने को करना है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी चीज अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि जो मोशन हमारा है, मोशन हमारा है, इस मोशन के अगेंस्ट अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो मोशन के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो आपका किस पर डिपेंड करेगा, वो आपका डिपेंड करेगा डैम्पिंग पर। किस पर डिपेंड करेगा, आपका डैम्पिंग पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, आपका डैम्पिंग पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, आपको यहाँ पे मास जो आपके हैं, ठीक है, मास आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, स्टिफनेस आपको कैलकुलेट करना है, डैम्पिंग कोफिशिएंट आपको रिक्वायर्ड रहेगा। अगर हमें पूरा का पूरा मशीन फाउंडेशन को एनालिसिस करना है तो हमें एम एफ चाहिए, एम एस चाहिए, एम चाहिए, के चाहिए, और साथ ही साथ हमें डैम्पिंग कोफिशिएंट भी चाहिए। अगर इन सबको कैलकुलेट अगर हमने कर लिया तो हम मशीन फाउंडेशन को एनालिसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं,
मशीन फाउंडेशन को हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब अपने को इन सारी चीजों को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले अपन यहाँ पे मास की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं टोटल एम की बात करूं, तो टोटल एम आपका क्या हो जाएगा? टोटल एम हमारा हो जाएगा एम एफ। एम एफ हमारा क्या होता है? मास ऑफ मशीन और मास ऑफ फाउंडेशन, इनको कंबाइंडली हमने एम एफ बोला था। और अगर मैं ऐड कर दूं किसके? एम एस, ये हमारा मास ऑफ द सॉइल है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा स्मॉल एम निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा? एम निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका एम एस होता है, ये चीज आपको याद रखना है कि जो आपका एम एस होता है, इस एम एस की अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू आपको जीरो से देखने को मिलेगी। कहां तक? आपको इसकी वैल्यू जीरो से एम एफ तक देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी? जीरो से एम एफ तक आपको देखने को मिलेगी। एम एफ से ज्यादा नहीं जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ठीक है। और टोटल मास की अगर अपन बात करें तो टोटल मास आपका क्या हो जाएगा? अगर जीरो आप इसकी वैल्यू को मान के चल रहे हो तो टोटल मास आपका एम एफ के बराबर हो जाएगा। और अगर इसको आप एमएस को एमएफ के बराबर मान के चल रहे हो तो टोटल मास जो आपका रहेगा वो आपका 2 एमएफ के बराबर हो जाएगा। तो हो सकता है कि एमसीक्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि एमएस जो आपका रहेगा वो आपका वेरी करेगा जीरो टू एमएफ। ठीक है, अगर जीरो कंसीडर करोगे तो टोटल मास हमारा एमएफ के बराबर होगा। और हमारा अगर एमएफ आप कंसीडर कर रहे हो तो टोटल मास हमारा 2 एमएफ के बराबर होगा। इसके बराबर होगा, 2 एमएफ के बराबर होगा। तो इस तरीके से मास जो आपका है वो मास आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने को यहाँ पे स्टिफनेस कैलकुलेट करना है। स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपको याद रखना है कि स्टिफनेस जो आपका होता है ये आपका डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर, जो कि हमें फाउंडेशन के नीचे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हमारे फाउंडेशन के नीचे जो सॉइल होगी उसके टाइप पर डिपेंड करेगा हमारा स्टिफनेस। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा, स्टिफनेस हमारा डिपेंड करेगा। अब अगर हमें स्टिफनेस को यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो स्टिफनेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम वाइब्रेशन एनालिसिस करने वाले हैं, लेबोरेटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब लेबोरेटरी मेथड अप्लाई करना है तो लेबोरेटरी मेथड के अंदर भी हम ट्राई एक्सियल टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। लेकिन याद रखना, ट्राई एक्सियल टेस्ट जो आपका होगा इसके अंदर हम वर्टिकल वाइब्रेशंस को परफॉर्म करेंगे। किसको परफॉर्म करेंगे? हम वर्टिकल वाइब्रेशंस को यहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे। और हम क्या करेंगे? हम जब वर्टिकल वाइब्रेशंस को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उसकी बेसिस पर हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जब हमें मिल जाएगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यंग मॉडुलस को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यंग मॉडुलस को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे? पॉइजन रेशियो की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। कैसे करोगे? तो सॉम के अंदर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर ई जी और म्यू के अंदर आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा। और वो रिलेशन आपका ये होता है ई इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू, यही होता है। आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना, आप यंग मॉडुलस को कैलकुलेट कर लोगे। जैसे ही आपका यंग मॉडुलस निकलेगा, स्टिफनेस आपका क्या आ जाएगा? स्टिफनेस आपका आ जाएगा ए ई अपॉन एल आ जाएगा। ये आप स्टिफनेस यहाँ पे निकाल लो। ये कहलाती है आपकी लेबोरेटरी मेथड। कौन सी मेथड? लेबोरेटरी मेथड ऑफ वाइब्रेशन एनालिसिस। ठीक है, क्लियर? चलो, अब इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट मेथड पे जाएं तो नेक्स्ट मेथड हमारा क्या होता है? नेक्स्ट मेथड हमारा बार्कन्स मेथड होता है। अब बार्कन्स मेथड जो हमारा होता है, ठीक है, तो बार्कन्स ने यहाँ पे स्टिफनेस का फॉर्मूला दिया है। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख लेना। ये फॉर्मूला आपका क्या है? ये फॉर्मूला आपका है के इक्वल टू 1.13 ई डिवाइड बाई 1 माइनस स्क्वायर अंडर रूट ए। आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख लेना। ये फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है बार्कन मेथड्स में। ठीक है, तो बार्कन्स मेथड का स्टिफनेस का फॉर्मूला ये रहेगा। ई तो आपको पता है, म्यू भी आपको पता है। ई आपका यंग मॉडुलस हो गया, म्यू आपका पॉइजन रेशियो हो गया।
और कैपिटल ए जो आपका रहेगा ये आपका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, ये आपका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट आप प्लेट लोड टेस्ट लगाते हो। आपको याद होगा सॉइल के अंदर अपन ने प्लेट लोड टेस्ट को भी पढ़ा था। प्लेट लोड टेस्ट आपका होता है, इसके बेसिस पे भी आप स्टिफनेस निकाल सकते हो। अगर आपकी कोहेजिव सॉइल है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कोहेजिव सॉइल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या हो जाएगा आपका K इक्वल टू KP V अपॉन BP। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोहेजन लेस सॉइल आपकी हुई तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए आप ये फॉर्मूला स्टिफनेस का याद रखना। ठीक है, कोहेजन लेस सॉइल अगर आपकी हुई तो कोहेजन लेस सॉइल के लिए आप इस फॉर्मूले को याद रखो। मतलब ये कोहेजिव सॉइल के लिए आपका स्टिफनेस का फॉर्मूला हो गया और ये आपका कोहेजन लेस सॉइल के लिए स्टिफनेस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद बार्कन्स मेथड के बाद हमारे पास रेजोनेंस टेस्ट होता है। हम रेजोनेंस टेस्ट से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो FN होती है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को आप कैसे निकालोगे, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर आप स्टिफनेस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप स्टिफनेस को निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 अंडर रूट K अपॉन M। M तो आपको पता है, M अभी आपने निकाला था। M आपका कैसे निकला था, M आपका निकला था MF प्लस MS। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े तो आगे हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। तो डैम्पिंग कांस्टेंट के बेसिस पर भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो वैल्यू। कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। ये आपके डैम्पिंग कांस्टेंट हो गया, ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यहाँ पे याद रखना। डेल W अपॉन W, डेल W आपका वर्क लॉस्ट इन हाई स्ट्रेसेस एंड W आपका टोटल वर्क डन यहाँ पे आ जाएगा। तो जो हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट होता है वो हमारा वेरी करता है 0.012 टू 0.1। कितना वेरी करेगा, 0.012 टू 0.1 हमारा वेरी यहाँ पर करेगा। ठीक है, ये हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। अगर हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी को निकालना है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आपका आएगा वो आपका आएगा अंडर रूट K अपॉन M। ठीक है, K आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया है, M आपका मास ऑफ द मशीन फाउंडेशन एंड पार्टिसिपेटिंग सॉइल आपका हो जाएगा, मतलब MF प्लस MS आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और WN जो आपका रहेगा, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो आपकी रहेगी ओमेगा N, ये आपका रेडियन पर सेकंड में आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। इस पर आपका न्यूमेरिकल आ सकता है MCQ में, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कराने के लिए न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, छोटा सा एक न्यूमेरिकल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर बन सकता है। तो इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम को कैसे फाइंड आउट करना है इसको आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्सो ये वाला फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, FM आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये आप साइकिल पर सेकंड के बेसिस पे बताओगे, ये फॉर्मूला ऑलरेडी अपन आगे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बार्कन्स, अगर मैं बार्कन्स के अकॉर्डिंग चलूं तो बार्कन्स के अकॉर्डिंग हमारा जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, CU A अपॉन M अंडर रूट आपका आ जाएगा। CU आपका कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक यूनिफॉर्म कंप्रेशन आपका होता है, A आपका क्या होता है, कॉन्टेक्ट एरिया होता है। ठीक है, तो ये आपका मशीन फाउंडेशन था जो आपका टॉपिक है। ठीक है, और ये आपका कंप्लीट होता है। इतना ही आपको मशीन फाउंडेशन के अंदर पढ़ना है। ठीक है, अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो ये पूरा का पूरा अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर हम समाप्त, और हमारा ये जो मशीन फाउंडेशन का टॉपिक है ये भी हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। थैंक यू, क्लास ओवर।